हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ये चैप्टर 23 और पार्ट थर्ड। इससे पहले 22 में हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़। इससे पहले हमने और कमिटीज़ पढ़ी थी जिसको हम कैबिनेट कमेटी के नाम से जानते हैं। कैबिनेट कमिटीज़ हमने पहले पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूज नहीं होना है। कैबिनेट कमिटीज़ अलग होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ अलग होती हैं। कैबिनेट कमिटीज़ को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट और मेनली पीएम, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती है इसको गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती, इसको हाउस अपॉइंट करता है। ठीक है, इसको हाउस अपॉइंट करता है। हाउस का मतलब या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन, तो दोनों में फ़र्क है। वैसे काम जो है, काम लगभग एक ही जैसा है इनका, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिहाज से थोड़ा सा इनमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले कहा, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं पहले, इसका समरी यही है कि गवर्नमेंट को एक काम को लोड को कम करने के लिए, अब एक मिनिस्टर के पास बहुत सारे काम होते हैं, उसको अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड, अपने मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक मिनिस्ट्री के अंडर में, तो उन काम के अलावा भी डे टू डे का जो वर्किंग है वो करना पड़ता है एक मिनिस्टर को। तो एक मिनिस्टर इतने सारे काम नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली उसके वर्कलोड को कम करने के लिए और गवर्नमेंट के काम इफिशिएंट तरीके से हो पाए, इसलिए इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये पार्लियामेंट कमिटीज़ दो तरीके की होती हैं। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग मतलब परमानेंट, ठीक है। एडहॉक मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, जब आप इसका टाइम आएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको फिर कंस्टिट्यूट किया जाएगा, बनाया जाएगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से इसको बनाया जाता है, तो उसको एडहॉक कहते हैं। नाउ, तो जैसे मैंने स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट एंड रेगुलर कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो हमेशा मौजूद रहती हैं और जनरली ये 1 साल के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ एडहॉक कमिटीज जो होती हैं ये क्या होती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। यानी कि अभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने एडहॉक कमेटी बना ली, उसकी जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो फिर उसको हमने ख़त्म कर दिया। तो ये टेम्पररी नेचर की हुआ करती हैं एडहॉक कमिटीज़। ठीक है, तो बहुत सारी कमिटीज़ हैं, खास करके फिनेंशियल कमिटीज़ में 3 नाम: कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, कमिटी ऑन एस्टीमेट एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब यहाँ पर बहुत सारी कमिटीज़ हैं, उनके नाम आपको याद हो या ना हो, लेकिन ये जो 3 कमिटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट कमिटीज़, एस्टीमेट कमिटीज़ और पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज़, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। इनके कंपोजिशन आपको याद होने चाहिए कि कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा से कितने आते हैं, राज्यसभा से कितने आते हैं, चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है और चेयरमैन कौन होगा, अपोजिशन का होगा या फिर रूलिंग पार्टी का होगा या लोकसभा से होगा या फिर राज्यसभा से होगा। ये कुछ चीज़ें आपको याद एकदम होनी चाहिए, खास करके इन 3 कमिटीज़ की। इसके अलावा तो बहुत सारी कमिटीज़ हैं जो अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे चलिए, तो एक एक करते हैं। थर्ड के बाद आपको और भी कमिटीज़ के नाम देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ तक हो गया। इसके बाद पब्लिक, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑन पिटिशन एकोमोडेशन कमेटी, ठीक है, सैलरी एंड अलाउंस कमेटी, बहुत सारी कमिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, चलिए, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। तो हमें पता है ना कि एक पब्लिक अकाउंट होता है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि फंड होता है। ठीक है, तो इस पब्लिक फंड से, यानी कि पब्लिक अकाउंट फंड से जो स्पेंडिंग हो रही है, वो स्पेंडिंग किस तरीके से हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये चेक नहीं करता कि उस कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिला हुआ है, वो चेक नहीं करता। ठीक है, आपको जो पैसा मिल गया वो मिल गया, ये चेक करना इसका काम नहीं है। ये चेक करना ये एस्टीमेट कमेटी का काम है। ठीक है, इसका काम है कि आपको जो पैसा मिला हुआ है वो आप सही तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं, ये देखना पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। ठीक है,
जो चेयरमैन होते हैं कमेटी को, उसको अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, और वो जो चेयरमैन होगा वो लोकसभा से होता है, यानी कि लोकसभा का वो मेंबर होगा, चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है। यहाँ पर मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक। फर्स्ट टाइम इस कमेटी को बनाया गया था 1923 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रह, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है ना, वो आपको याद रहना ही चाहिए, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। जैसे एग्जामिन्स द मैनर रिजल्ट ऑफ स्पेंडिंग द पब्लिक फंड्स, उसी तरीके से यहाँ रेड कलर से जो चीज़ें हैं। ठीक है, इन चीज़ को, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। एस्टिमेट कमेटी, अभी मैंने बताया कि पैसे का एस्टिमेशन से रिलेटेड जो मामला होता है वो एस्टिमेट कमेटी देखती है। ठीक है। तो इसका काम क्या है? स्क्रूटनाइजेस द एस्टिमेट्स, यानी कि अगर किसी फंड को 100 रुपये चाहिए किसी स्कीम को, तो सही में उसे 100 रुपये चाहिए या नहीं है, ये स्क्रूटनाइज करना ये एस्टिमेट कमेटी का काम है। अब उसे पैसा मिल गया तो वो पैसा किस तरीके से यूज़ हो रहा है वो चेक करने का काम किसका था? पब्लिक अकाउंट कमेटी का। ठीक है। तो दोनों में स्लाइटली यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर 30 मेंबर्स होते हैं जो कि लोकसभा से आते हैं। अगेन चेयरमैन को स्पीकर यहाँ पर अपॉइंट करेगा। इसमें भी मिनिस्टर कोई इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, आपको पीएसयूज के बारे में पता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट की। तो जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं उनके जो खर्चे, एक्सपेंडिचर्स या फिर रिसिप्ट होते हैं, उनके आमदनी और खर्चा होता है, उनको स्क्रूटनाइज करने का काम यहाँ पर करती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो कैग होते हैं, कैग भी पीएसयू के जो उनके एक्सपेंडिचर और जो उनकी इनकम होते हैं उसको स्क्रूटनाइज करते हैं और रिपोर्ट लाके वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को देते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इसको बनाया गया था 1963 में, और शुरू में इसमें 15 मेंबर हुआ करते थे, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। लेकिन उसको बढ़ा के बाद में 22 मेंबर कर दिया गया, जो 15 लोकसभा से और 7 जो होंगे वो राज्यसभा से होंगे। इसमें टर्म जो होता है मेंबर का, जो मेंबर अपॉइंट होते हैं इसमें 1 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। चेयरमैन यहाँ पर स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और मिनिस्टर यहाँ पर अगेन इसके मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो कैग होता है वो भी पीएसयू से रिलेटेड जो उसके खर्चे और आमदनी से रिलेटेड मामले होते हैं उनको चेक करता है, और उस रिपोर्ट को यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी को भी देता है, साथ ही साथ वो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी को भी देता है। ठीक है। नाउ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, नाम ये काफ़ी है। क्या है? बिजनेस एडवाइजरी, यानी कि बिजनेस के बारे में एडवाइस करना। कैसा बिजनेस? बिजनेस का मतलब ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में जो काम हो रहे हैं, ठीक है, वो काम किस तरीके से होना चाहिए। बिल है, रेजोल्यूशंस है, मोशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको किस चीज़ को पहले लाना है, किस चीज़ को हम एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये सारा डिसीजन करने का काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। ये 15 मेंबर कमेटी होती है, इंक्लूडिंग द चेयरमैन और इंक्लूडिंग द स्पीकर, और स्पीकर जिस कमेटी के भी मेंबर होंगे तो वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हो जाएंगे उस कमेटी के। ठीक है। और बाकी के मेंबर्स भी स्पीकर के द्वारा ही अलॉट किए जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस उस हाउस के बिजनेस से रिलेटेड होता है, यानी कि उस हाउस का प्रोसीजर क्या होगा काम करने का, ये डिसाइड करने का काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। पिटिशंस, यहाँ पर भी 15 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड बाई स्पीकर। यहाँ पर भी मिनिस्टर जो होते हैं इसके पार्ट नहीं हो सकते। इसका एग्जामिन करना, इसका काम क्या है? इसका काम है पिटिशन जो इसके पास रेफर किया गया है उस पिटिशन के बारे में स्क्रूटनाइज करना। ठीक है, उसको चेक करना। नेक्स्ट, प्रिविलेजेस कमेटी। प्रिविलेज का मतलब पता है कि एमपी के प्रिविलेजेस होते हैं। अगर उन किसी भी एमपी का प्रिविलेज विलेट होता है तो एमपी प्रिविलेज मोशन के थ्रू पार्लियामेंट में अपनी जो समस्या है उसको दर्ज करा सकता है। तो उस प्रिविलेज मोशन पर चर्चा की जाती है इस कमेटी ऑफ प्रिविलेज के द्वारा। ठीक है। इसमें भी 15 मेंबर होते हैं जो स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है। नाउ कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि
गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट कुछ लॉ लेके आती है। कैसे लॉ? कुछ गैप्स को फिल करने के लिए। मान लीजिए कि कोई अभी ऐसी एग्जीक्यूटिव चीज़ें हैं या पावर है ऐसी, या फिर जिस पर गवर्नमेंट का बनाने का अधिकार नहीं है, यानी कि अब जिसको कह लीजिए कि गैप, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई अभी लॉ नहीं है, जिस पर कोई एक्ट नहीं है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो पार्लियामेंट कुछ लॉ लेके आती है। तो इसको ट्राइज करने का काम क्या होता है यहाँ पर, इस कमेटी का होता है। गवर्नमेंट एजुरेंस का मतलब ये होता है कि अब आए दिन क्या होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो पार्लियामेंट में वादे करते रहते हैं, प्रॉमिस करते रहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आप इलेक्शन के टाइम पर भी सुनते हैं, आपके कैंडिडेट बोलते रहते हैं कि चांद तारे तोड़ के लाएंगे, पहाड़ तोड़ के लाएंगे, सब कुछ तोड़ के लाएंगे। ठीक है, उसी तरीके के हाउस में भी वादे करते रहते हैं। कोई मोशन आ गया उनके अगेंस्ट में, किसी ने उन पर उंगली उठा दी, कोई क्रिटिसाइज कर दिया गया, तो वो भी वादे करते हैं पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में वादा करना, इलेक्शन में वादा करना, दोनों में फ़र्क होता है। तो पार्लियामेंट में जो वादा करता है उसको इसको ट्रेस करने की काम ये कमेटी करती है कि आपने जो वादा किया था, आपने जो एश्योरेंस दिया था, आपने वो किया या नहीं। और इलेक्शन में जो वादे किए जाते हैं उसको इसको ट्रेस करने का मामला मतलब किसका था? जनता का, जो हम नहीं करते हैं। खैर, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस। अब आपको पता है कि 2 महीने से ज़्यादा कोई एब्सेंट हो जाएगा बिना हाउस को इन्फॉर्म किए, तो वो उसका सीट वैकेंट हो सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है वो। ठीक है, आपको पता है ना। या फिर इस चीज़ के, हाँ, इससे रिलेटेड जो मामले होते हैं उनको भी देखने का काम ये कमेटी करती है। या फिर किसी ने एप्लीकेशन दिया हुआ है कि मुझे हाउस से छुट्टी चाहिए, कुछ दिनों तक मैं हाउस में नहीं आऊँगा, तो उनसे रिलेटेड जो लीव एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे हम स्कूल कॉलेजों में या अपने जॉब में देते हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी दिया जाता है। तो उन एप्लीकेशंस को भी चेक करने का काम इस कमेटी का होता है। रूल्स कमेटी, सदन जो है, हाउस जो है, अपने रूल के अकॉर्डिंग चल रही है, नहीं चल रही है, और इफिशिएंट तरीके से कोई रूल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारा देखने का काम रूल्स कमेटी का होता है। जनरल पर्पस कमेटी, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं और सभी लोग माननीय लोग होते हैं इसमें। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरमैन ऑफ ऑल स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी एंड ग्रुप्स इन द लोकसभा एंड सच अदर मेंबर्स में बी नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, यानी कि सभी बड़े लोग यहाँ पर होते हैं। और स्पीकर जिस कमेटी का भी मेंबर होगा तो वो अपने आप वहाँ का चेयरमैन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैटर, ये जनरल पर्पस कमेटी कौन से मैटर देखती है? ये वैसे सभी मैटर्स देखती है जो स्पीकर के द्वारा इस कमेटी को दिए जाए। नाउ हाउस कमेटी, अब जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, उनको घर मिलता है रहने के लिए, किसको मिला, किसको नहीं मिला, कोई सुविधा है या नहीं है, क्या चीज़ें कमी है, प्रॉब्लम्स क्या है, तो मेनली अकोमोडेशन से रिलेटेड जो मामले होते हैं हाउस कमेटी के द्वारा दिए जाते हैं। लाइब्रेरी कमेटी, ओके, पार्लियामेंट लाइब्रेरी भी होती है, तो उससे रिलेटेड मामले जो होते हैं वो लाइब्रेरी कमेटी के द्वारा देखे जाते हैं। ठीक है, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होते हैं उनकी सैलरी अलाउंस किस तरीके से मिल रही है, ये सारा काम देखने का काम होता है किसका? जॉइंट कमेटी का, जिसमें 5 मेंबर आते हैं राज्यसभा से और 10 मेंबर आते हैं लोकसभा से, यानी कि टोटल यहाँ पर 15 मेंबर होते हैं। चूँकि जॉइंट कमेटी है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिला के बनेगी। अगेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जॉइंट कमेटी की कौन सा ऑफिस जो होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में आएगा या नहीं आएगा, ये सारे मामले देखने का काम ये जॉइंट कमेटी करती है। ठीक है, अगेन जॉइंट कमेटी फॉर SC एंड ST, तो SC ST के वेलफेयर के लिए जॉइंट कमेटी, SC ST से रिलेटेड मामले जो होते हैं सदन के अंदर जो उठाए जाते हैं उन सारे मामलों को देखने का काम ये कमेटी करती है, जो 30 मेंबर जिसमें होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पेपर्स लेड ऑन द टेबल कमेटी, पार्लियामेंट में जो भी पेपर्स रखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल होते हैं, रेजोल्यूशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, एक्ट्स होते हैं, उन सारे पेपर्स को चेक करने का काम, उनकी लीगैलिटी या एक्ट के तहत है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के तहत है या नहीं, ये सारा चेक करने का काम ये कमेटी करती है। एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, तो नाम सजेस्ट कि वीमेन एम्पावर्ड से रिलेटेड ये कमेटी है, यानी यहाँ पर कमेटी ये गवर्नमेंट को देखती है कि यूनियन ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए। नाउ डिपार्टमेंट रिलेटेड भी कमिटीज़ होती हैं जिनकी शुरुआत 29 अक्टूबर 1919
2003 में हुई थी, लेकिन वो इफेक्टिवली तरीके से 8 अप्रैल 1993 से 1993 से ये काम कर रही है। तो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। एक मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट की अपनी कमेटी है ये, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी कमिटीज आ गई, लेकिन मैंने बताया था ना शुरू में 3, पब्लिक अकाउंट, एस्टीमेट एंड जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, वो तीनों तो आपको याद रहने ही चाहिए। भले बाकी अगर आप भूल भी गए, वो तीनों भूल जाइएगा तो गुनाह हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी ऐसे जो नाम है, तो नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि इनका काम क्या हो सकता है, तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।